तो खमा-खनी दोस्तों स्वागत है आपका शिवाय गेमिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से एक और नया टॉपिक चल शुरू करेंगे फिज़िक्स का और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर पूरा आज करने की कोशिश करेंगे, पार्ट 1 होगा ये चैप्टर का और जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है पहला चैप्टर, हमारी फिज़िक्स बुक का पहला चैप्टर और जो हम करेंगे वो केवल बेसिक जानकारी होगी उस पूरे चैप्टर के बारे में और हमारा चैप्टर है आवेश। टॉपिक कह लो भले ही आवेश। क्या होता है आवेश? अपन एक स्टोरी की तरह समझते हैं, ठीक है? तो इस कहानी की शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व पहले हुई थी, ठीक है? 600 ईसा पूर्व पहले। अब ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व का मतलब लगभग आज से अपना सन कितना है अभी? 2025 2025 को पीछे लो। 2025 से भी 600 साल पहले की बात है अपनी, तब आवेश की अपनी खोज हुई थी। मतलब आवेश के बारे में पता चला कि आवेश है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है? अब ईसा पूर्व इसे क्यों कहते हैं? तो जो हमारे पहले वाले जो भारत के सभी वैज्ञानिक फिर पूरे विश्व के वैज्ञानिक थे या फिर कह लें कि ऋषि-मुनि थे, उन्होंने तारीखों को लिखना नहीं शुरू किया, यानी कि वो नहीं सोच रहे थे, वो एकदम थ्योरी लिख देते थे कोई भी थ्योरी उन्होंने लिख दी, लेकिन वो ये नहीं लिखते थे कि ये सन कितने का है। डेट ऊपर वहाँ पे नहीं डालते थे, वो डेट नहीं लिखते थे, इसका मतलब ये है कि वो केवल थ्योरी लिखते थे, एविडेंस देते थे, ये कन्फर्म अपनी चीज़ है, लेकिन वो अपनी डेट नहीं देते थे, यानी वो तारीख नहीं देते थे। इसीलिए वो प्रूफ तो है कि वो ऐसा कुछ था, लेकिन उसकी एग्ज़ैक्ट टाइम हमें नहीं पता है कि इस एज क्या है। अब आए अपने ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह का जन्म आपने देखा होगा, ईसा मसीह मतलब ईसाइयों के जो देवता होते हैं, उन्हें ईसा मसीह कहते हैं। अब जो ईसा मसीह है, उनकी जो मृत्यु है, उसका एग्ज़ैक्ट टाइम लोगों ने लिख लिया। ठीक है? उसका एग्ज़ैक्ट टाइम उसने लिख लिया। अब उसको अपन ईस्वी कहते हैं। यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसी को अपन 1 मानेंगे। उसी को अपन 1 मानेंगे, यानी वो सन 1 है। 2022 की तरह वो सन 1 है। 2025 की तरह वो सन 1 है। ठीक है? अब वो सन 1 है। अब जैसे कि हमें पता है कि वो पहले वाले सन नहीं लिखते थे, तो वो जो एविडेंस मिले उसके प्रूफ के आधार पर वो सोच रहे थे साल पुराने हो सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं कि वो जो ईसा पूर्व है यानी ईसा मसीह है, उनका जन्म हो गया। अगर उससे पहले की है तो माइनस में डाल देते हैं। माइनस का मतलब 600 ईसा पूर्व है यानी वर्तमान 2025 से माइनस 600 प्लस में मतलब ये 2025 साल तो होंगे ही, लेकिन प्लस में अपने 600 साल और ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि पूरी क्या है कि 2025 प्लस 600 ईसा पूर्व पहले आवेश की खोज हुई थी अपनी। आवेश की खोज कब हुई थी? 2025 प्लस 600 ईसा पूर्व पहले। और ये ईसा पूर्व क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह का जन्म था उससे पहले की अपन ईसा पूर्व कहते हैं, किसकी जो थ्योरी है या फिर कोई भी डेफिनेशन मतलब डेट है, जो वो पहले वाले लोग नहीं देते थे। ईसा मसीह के टाइम में अपनी डेट दी थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये आवेश है, इसको कैसा पता चलेगा आवेश है या फिर ऐसा कुछ भी अपना होता है। तो वो अपने से पता चली कि वो जो एक आदमी था, वो खुराफाती आदमी या कह सकते हैं कि उस वक़्त में पहले वाले वैज्ञानिक थे, आधे मेंटल हुआ करते यानी आधी कॉपी उनकी खिसकी हुई थी। यानी पूरी अजीब तरीके थे, अपने न्यूटन वगैरह वैसे बहुत सारे थे। उसी प्रकार का एक ग्रीक का वैज्ञानिक था, ग्रीक देश का, थेलेस नाम था उसका। ग्रीक का वैज्ञानिक था, थेलेस नाम था उसका। वो ऐसे सो रहा था, अचानक उसके वो अपनी होती है ना चिंगारी से निकलती है, यानी अजीब-सा करंट महसूस होता है अपने को, कुछ भी चीज़ रगड़ते हैं वगैरह, सर्दी में वो ज़्यादा होता है। अब वो चीज़ उसके साथ हुई। अब वो भी न्यूटन की तरह कह रहा है सेब कैसे गिरा? वो कह रहा है कि करंट कैसे लगा मुझे? यानी कि वो जड़ पे जाना चाहता था, थोड़ा मेंटल तो वो था ही, इसलिए उसने उस चीज़ पे फ़ोकस किया। उसने बोला कि ये मुझे करंट कैसे लगा? सर्दियों के मौसम में आप किसी दीवार को छूते हैं या फिर कोई लोहे की छड़ को आराम से उठ के हाथ लगाते हैं, वो करंट आता है। तो उसने बोला करंट कैसे आया मुझे? तब उसने ये थ्योरी निकाली 600 ईसा पूर्व पहले कि कोई तो ऐसा वेक्टर है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमें बल उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी और इसकी वजह से मुझे करंट लगा है या फिर मेरे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, मेरे साथ अपने साथ ऐसी एक्टिविटी हुई है। तो उसने क्या बोला कि माइनस और प्लस चार्ज नहीं उसने नहीं दिए थे, लेकिन उसने ऐसा बोल दिया कि 2 वेक्टर होंगे, 2 वेक्टर यानी 2 कारक होंगे, 2 वेक्टर होंगे और उसी की वजह से ये सारी प्रतिक्रिया हो रही है। जितनी भी है उससे अपन उससे प्रतिक्रिया हो रही है। उसने भी ये भी बोल दिया था ऋणात्मक और धनात्मक, तो उसने दिया था, उसने प्लस और नेगेटिव चार्ज दे दिए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे दिए थे। उसने बोला इसी की वजह से ये पूरी एक्टिविटी अपनी हो रही है। अब सोचो कि 600 ईसा पूर्व पहले उसने ये बता दिया था, यानी कि थोड़ा तो कुछ होगा उसमें, लेकिन धीरे-धीरे कैसा है कि मतलब लड़ मिलती है तो लड़ से लड़ खुलती जाती है। उसी तरीके से लड़ से लड़ खुल गई
और एक और नया वैज्ञानिक आया, उसकी डेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक मिस्र। अरे ओके करो, आई ना मर तो वीरो। तो लड़ से अपनी लड़ खुलती जाती है, उस लड़ से अपना दूसरा एक वैज्ञानिक है, उसने लड़ खोल दी और उसने क्या बोल दिया, ये माइनस और पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं नाम दे देता हूँ धनावेश और ऋणावेश नाम दे दिया। ठीक है, उसने धनावेश और ऋणावेश नाम दे दिया। उसका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, लेकिन अपना ये जो है अपना थैलस, उसका अपना यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है। थैलस ने एक और बात कही थी, उसने ध्रुवण बोला था। आवेश की ध्रुवणता क्या होती है? यानी कि उसने बोला ये जो भी अपनी एक्टिविटीज होती है, जो भी करंट लगता है या फिर कुछ भी अपनी एक्टिविटीज होती है, उसको अपन क्या कहेंगे? आवेश ध्रुवणता। उसने इन सभी रिएक्शन को क्या क्या आवेश की ध्रुवणता बोल दिया। इसीलिए अपना इंपॉर्टेंट एक और क्या है? आवेश ध्रुवणता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपनी अगली बात करते हैं आगे क्या होता है। तो इतनी अपन को समझ में आ गई, या मैं फिर से समझाता हूँ। अपना आवेश चीज ही ग्रीक का थैलस था, एक वैज्ञानिक था खुरापाती। उसने 600 ईसा पूर्व पहले ऐसे अनुमान लगाए और उसने प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बता दिया। यानी धनावेश ऋणावेश के कारण ये जो अपनी सारी एक्टिविटीज होती है, करंट लगना वगैरह इसी से होती है, और उसने ये सब बता दिया। उसने आवेश की ध्रुवणता का एक मान निकाले कि आवेश की ध्रुवणता जैसे ये सब अपना होते हैं, यानी आवेशों के रिएक्शन वजह से होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बीच में कूद पड़ा, उसने बाद में आता पर बीच में कूद पड़ा। उसने बोला कि इन दोनों को अपन नाम देंगे धनावेश और ऋणावेश। आगे बढ़ते हैं। अब इसने धनावेश और ऋणावेश तो नाम दे दिया, लेकिन धनावेश और ऋणावेश से एक और चीज निकलती है, और वो है अपना आवेश। धनावेश और ऋणावेश, लास्ट में क्या नाम आ रहा है? आवेश। इसका मतलब आवेश इससे कनेक्टेड होंगे। यानी कि कोई भी चार्ज है, यानी कि अपनी कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी वस्तु, अब उसमें निश्चित है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे ही होंगे। कुछ भी हो जाए, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो होंगे ही होंगे। अब उनको बाहर कैसे निकाला जाए? घर्षण करके, रगड़ कर। उनको अपन रगड़ेंगे तो क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज बाहर आएंगे। अपने पता है कि एनर्जी देंगे तो एनर्जी बाहर आएगी। घर्षण से अपन उनको दो वस्तु को रगड़ते हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका मतलब साफ होगा कि एनर्जी बाहर आएगी, आएगी अपनी एनर्जी बाहर। अब जो एनर्जी बाहर आएगी, इसका मतलब अगर वो पॉजिटिव एनर्जी बाहर आई तो नेगेटिव तो बढ़ेगी। कोई वस्तु है, उसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज है, उसको रगड़ा गया, 5 पॉजिटिव चार्ज निकल गए, तो माइनस के 10 तो वहीं पे रहेंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं, यानी -10 अपने वहीं पर रहे, तो -10 है, अगर वो +5 के साथ टकराएंगे तो आकर्षण तो होगा ही। सीधी बात है, आकर्षण तो हो गई। और यही आकर्षण के बारे में उसने बता दिया। ठीक है, इन सब के बारे में बता दिया। अब ये बोल रहा है कि इनके पास आवेश है, किसी वस्तु के पास आवेश होंगे या नहीं होंगे, उसी के आधार पर उनका नामकरण कर देते हैं। उसने क्या कहा? जिनके पास आवेश है उनको अपन आवेशित कह देते हैं, और जिनके पास आवेश नहीं है उसे अनावेशित कह देते हैं। सीधी सी बात है, उसे क्या कहेंगे? अनावेशित। समझ गया? अपना यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि ये आवेशित है अनुवेशित? कोई तो ऐसी प्रक्रिया होगी। तो एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी नाम की एक होता है अपना गैजेट मान सकते हो, कोई उपकरण मान सकते हो। क्या होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी? ये बताता है अपन को कि क्या है इसमें, कुछ है या नहीं है, आवेशित है या फिर अनावेशित। ठीक है, आवेश के बारे में आपने जान लिया। फिर से मैं थोड़ी बहुत डिटेल बता देता हूँ आवेश के बारे में क्या होता है। तो एक वैज्ञानिक था, जैसे कि मौलाना था थैलेस, उसने कुछ एक्टिविटी देखी उसमें। फिर ठीक है, उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन आया, उसने भी ऐसी एक्टिविटीज देखी, और कुल मिला के उन्होंने यही कहा कि कोई भी वस्तु हो, चाहे वो कौन सी भी हो, उसके अंदर दो आवेश उपस्थित होते हैं। दो आवेश उपस्थित होते हैं, कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। सबसे पहले धनावेश ऋणावेश नाम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, धनावेश ऋणावेश उसने नाम दिया था अपना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी वस्तु में होते हैं, उन पे अगर कोई प्रेशर आया, कोई लोड आया, तो उसका मतलब साफ होगा कि उस लोड के कारण, उस प्रेशर के कारण उनमें कोई एक्टिविटीज होगी, कोई प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, उस ये इसी चीज को अपन आवेश कहते हैं, या फिर आवेशों का कोई प्रतिक्रिया कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? आवेश है। ठीक है, कोई भी वस्तु जिसके कारण किसी भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी के अनुसार आवेश का निर्धारण होता है। ठीक है,
अब अपनी अगली बात करते हैं। अब आवेश के भी कुछ नियम होते हैं। आवेश के भी अपने कुछ नियम होते हैं। इसमें सबसे पहले नियम का अगर बात करें तो वो होती है आवेश योज्यता। आवेश की योज्यता का मतलब क्या है? अगर 5 माइनस के चार्ज है और 5 प्लस के चार्ज है, अब होगा क्या? कैंसल आउट। कैंसल आउट होगा। मेरा कहने का क्या मतलब है कि कोई भी वस्तु है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है 5 और कोई वस्तु है उसके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्ज 5-5 है। अगर हमने घर्षण करवाया और उसके कारण ये जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर निकल गए, पॉजिटिव चार्ज है वो या फिर वस्तु से बाहर निकल गए या फिर वस्तु से इसी प्रकार दूर हो गए, तो उसके कारण जो दूसरी वाली वस्तु है जिसके पास पॉजिटिव 5 के चार्ज है वो इससे टकराएंगे और इसी के साथ दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नष्ट हो जाएंगे। आवेश की योज्यता तो अपनी ये कहती है, लेकिन एक और अपना है वो इसका काट कर रहा है, प्रतिकर्तन कर रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो अपना थर्ड नियम है अपना, वो कह रहा है कि ये क्वांटीकृत है, यानी कि आवेश जो है वो संरक्षित है। यानी आवेश का ना ही निर्माण हो सकता है, ना ही अंत हो सकता है। वो अपना द्रव्यमान संरक्षण में भी था और इसी में भी ये वैसा ही कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों नष्ट हो जाएँगे या माइनस के चार्ज और प्लस के चार्ज नष्ट हो जाएँगे, नहीं। ये वापस उसी वस्तु के अंतःस्पंद हो जाएँगे, यानी उसी वस्तु के अंदर वापस चले जाएँगे। यानी कि जो बाहर वाले चार्ज हैं, जिनको हमने एक्टिवेट नहीं किया था, घर्षण के कारण जो ऊर्जावान नहीं हुए थे, वो उसी में रहेंगे। बाकी के चार्ज जो ऊर्जावान हुए हैं, वो एक-दूसरे को एक्सचेंज कर दिए जाएँगे। यानी +5 का चार्ज इसके पास आ जाएगा, इसका -5 का चार्ज इसके पास आ जाएगा। ठीक है? आवेश योज्यता समझ में आ गई? यानी कि Q प्लस Q होता है। आवेश योज्यता का मतलब Q प्लस Q, आवेश प्लस आवेश। ठीक है? अब आवेश एक और समझाता हूँ मैं, ये कोई परिपथ है अपना, यहाँ पर 5 है आवेश, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 आवेश है और यहाँ पे भी 5 आवेश है, तो कुल आवेश होगा ये चारों का योग होगा। 5 चौका 20 यानी कुल आवेश होगा 20 यहाँ पे। आवेश योज्यता का यही मतलब है आवेश योज्यता का कि सभी आवेशों का योग आवेश योज्यता कहलाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आवेश योज्यता हो गई अपनी। आवेश योज्यता होगी। आवेश संरक्षण में मैंने बता दिया। अब एक और इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ कि एक क्वांटीकृत नाम आया अपनी बुक में, क्वांटित नाम आया है। ये क्वांटित क्या होता है? क्वांटित का मतलब संरक्षित मान सकते हो। क्वांटित का होता है Q बराबर N, N संख्या और इलेक्ट्रॉन। E का मतलब यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे E का प्लस या माइनस भी हो सकता है, यानी प्लस का माइनस तो प्रोटॉन होता है और E माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ये कह रहा है कि क्वांटीकृत का मतलब ये होता है कि जो आवेश होगा, वो संख्या और इन आवेशों का गुणनफल होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ तो मान लो कि एक कोई वस्तु है या फिर कहूँ एक परिपथ है, परिपथ मान लो, परिपथ सही रहेगा, अपना एक परिपथ है, ठीक है? अब इस परिपथ में 2-2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या कहूँ कि ये 2-2 हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि जो Q है यानी हमें अगर इनका आवेश याद करना है, एक परिपथ है, उसमें ये 2 प्रतिरोध मान सकते हो, प्रतिरोध नहीं धारा मान लो, 2 धारा है, एक परिपथ उसमें 2 धारा है, उसका मान क्या है 2 और 2 यानी आवेश का मान क्या है 2 और 2। अब इसको हमें पूरे परिपथ में कुल ज्ञात करना है तो Q बराबर N ही लगेगा। N क्या है 2 परिपथ, गुणा किससे करेंगे? E से, E क्या है 2-2 गुणा 2 यानी टोटल क्या हो गया 4। समझ गए? यहाँ अपन ऐसे मान लो कि अगर ऐसा कुछ नहीं आता है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, हमें क्वांटिटी का मतलब समझ में आना चाहिए, बाकी ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसा भी कुछ होता है। अब अपन इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक यही है अपना कूलाम का नियम। क्या है कूलाम नियम? एक वैज्ञानिक था, कूलाम नाम का। उसने ये सब एक्टिविटीज़ देखी, उसने पुराने नोट्स पढ़े, खंगाले जो भी उसने मिले थे, उससे उसने कहा कि बिंदु आवेश क्या होता है पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो एक कोई बड़ी वस्तु है, मान लो 100 किलो है, उसके सामने 1 किलो क्या होगा? 100 के सामने 1 क्या होगा? नगण्य, 0 के बराबर। यानी 100 के सामने 1 तो 0 के बराबर होगा, 1% होगा उसका, 0 के बराबर ही मान लो। तो इसीलिए वो कह रहा है कि अगर कोई बड़ी वस्तु है अपनी, उसके सामने छोटी वस्तु है तो उसके 0 के बराबर होगा और कूलाम का नियम इसी 0 के लिए बना है।
यानी इसी 0 के बराबर की वस्तु के लिए बना है। अगर कोई बड़ा आवेश हो यानी 100 आवेश, ऐसा मान लो, ऐसा होता नहीं है बट अगर मान लो थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर ये 100 आवेश है, उसके सामने 1 आवेश है, तो कूलाम का नियम उस 1 आवेश के लिए बना है जो कि 100 आवेश का एक भाग है। यानी वह आवेश जो छोटा होता है उसे अपन बिंदु आवेश कहते हैं। बड़े आवेश के सामने छोटा आवेश अपन क्या कहेंगे? बिंदु आवेश कहेंगे। और उन बिंदु आवेशों के लिए कूलाम का नियम बनना है। अब लिख लो कि मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कूलाम का नियम क्या है? बिंदु आवेश के बारे में मैंने बता दिया, तो अपन बताएंगे कि वो क्या है। कूलाम ने बोला था कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? अब आपको ये तो पता चल गया है कि बोल क्या रहा है कि ये थ्योरी सी है, कोई लिख दिया वगैरह। अब मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या? कूलाम एक व्यक्ति था, उसने अपने नाम पर एक नियम दिया, उसे अपन कूलाम नियम कहते हैं। कूलाम नियम बिंदु आवेश पर कार्य करता है। बिंदु आवेश मैंने बता दिया कि जो छोटे आवेश नगण्य के बराबर होते हैं, उसे अपन बिंदु आवेश कहते हैं। लेकिन वो कहता है क्या? सिक्के-सिक्के से नोट बनता है। ठीक है? यानी छोटी-छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें मिलती है। उसी तरह ये कह रहा है कि छोटा आवेश है, नगण्य के बराबर, उसे कूलाम के अकॉर्डिंग बिंदु आवेश कहते हैं। बिंदु आवेश से ही बड़े आवेश बनेंगे। तो ठीक है, तो बिंदु आवेश है, इधर भी अपना एक बिंदु आवेश है, दोनों बिंदु आवेश है। अब ये कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश, ये अपने 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल। अब देखो, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कोई गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी के कारण ये चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के बीच भी बल है। इसी तरह ये कह रहा है कि कोई भी अगर 2 कण होंगे, तो उनके बीच बल लगेगा, चाहे कुछ भी कंडीशन हो या कैसे भी हो, उनके बीच बल लगेगा। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच 2 बिंदु आवेशों के बीच का जो बल होगा, वह आवेशों के गुणनफल के, ये भी एक बिंदु आवेश है, ये भी एक बिंदु आवेश है। ठीक है? मान लो ये 2 है और ये भी 2 है, तो गुणा करें तो अपन 4 बनते हैं। तो ये कह रहा है कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि जो कुल आवेश है वो 4 के समानुपाती होगा। 4 के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मान लो यहाँ पे 4 डिस्टेंस है, 4 का वर्ग हुआ 16, 4 चौक 16, 1/16 के बराबर होगा। एक तरफ ये कह रहा है कि ये जो आवेश है उसका घनफल का समानुपाती होगा, और दूसरा कह रहा है कि दूरी का वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों को हमें एक साथ में लाना है, इसीलिए मैं समझाता हूँ एकदम आसान तरीके से। क्या कह रहा है गुलाम? जो फोर्स होगा, दो बिंदु आवेशों के बीच का फोर्स होगा, वो 2 आवेश यानी Q1 और Q2, 2 आवेश है, बिंदु आवेश है Q1 और Q2 की गुणनफल के समानुपाती होंगे, यानी F बराबर Q1 गुणा Q2, और जो दूरी का वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे, यानी 1/r²। 1 है, Q1 Q2 है, इसके नीचे अगर Q1 Q2 को 1 से गुणा करूँ मैं, तो Q1 Q2 ही आएगा, इसलिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और जो r² है उसको इसके नीचे लिख देते हैं। F बराबर क्या होगा? F बराबर Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। समझ गए? इसको अगर मैं ऐसे समझाऊँ तो F बिंदु आवेश मैंने 2 बोला था, 2 गुणा 2 गुणा 4 का स्क्वायर 16, यानी 4/16। क्रॉस करो इसको, 2/8, 1/4, यानी F बराबर क्या होगा? 1/4। समझ गए? अब इसको भी भाग दो तो क्या आएगा? 2.22, जैसे अपना आगे चलते रहता है, 2.0 फोर्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है? अब अपन आगे के अकॉर्डिंग काम करते हैं। नहीं होता, गुलाम ने एक और चीज कही थी अपनी, वो क्या था? एप्सिलॉन नॉट। गुलाम ने एक और चीज दे दी थी। यहाँ पे मैंने आपको केवल आराम से समझाने के लिए इसे बोला था, लेकिन गुलाम ने एक और चीज दी थी जो मैंने अभी तक बताया नहीं, ताकि आपको ये आराम से समझ में आ जाए। ठीक है? गुलाम के अकॉर्डिंग पूरा नियम क्या है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये गुलाम की टोटल पूरी समीकरण। अब मैं इसको समझा दूं। एक अपना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई क्यों है? क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल में पाई का काम होता है, इसीलिए 4 पाई। एप्सिलॉन नॉट एक इकाई है,
एप्सिलॉन नॉट एक इकाई है जिसका मान होता है 8.85। ठीक है। बाकी अगर हम कोई सवाल करते हैं तो उसमें ये धीरे-धीरे आगे हम देखेंगे क्या होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद होगी आपको क्लास अच्छी लगी होगी और बाकी मिलते हैं इसी सेकंड पार्ट में जो कि जल्दी आएगा।